हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जी आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कल राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का गुहिल वंश, और गुहिल वंश में कल हमने पढ़ा था रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह और रावल रतन सिंह के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जब 1303 ईस्वी में, कल की क्लास में हमने देखा था कि जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर कर रावल रतन सिंह को हरा देता है और चित्तौड़गढ़ का किला किसको सौंप देता है? वह चित्तौड़गढ़ का किला अपने बेटे किसको, खिद्र खान को, वह चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त करता है, जिसके बारे में कल तक की हमने क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में खिद्र खान के बाद में वह चित्तौड़ का किला किसको दे देते हैं? मूछाड़ा मालदेव, जिसको मालदेव सोनगरा और जिसको इतिहास में किस नाम से भी जानते हैं? मूछाड़ा मालदेव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में चित्तौड़ का जो प्रशासक नियुक्त होता है वह किसे नियुक्त करते हैं? जो मालदेव सोनगरा मूछाड़ा मालदेव था, उसका जो बेटा था, कौन? उसका बेटा था बनवीर सोनगरा। उसको चित्तौड़गढ़ का क्या बना देते हैं? प्रशासक बना देते हैं। और यह चित्तौड़ का प्रशासक कब बनता है? यह चित्तौड़ का प्रशासक बनता है 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी के आसपास के टाइम में चित्तौड़ का प्रशासक कौन है? वह है बनवीर सोनगरा। और उस समय जो दिल्ली था, जहां पर पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, तो दिल्ली की राजनीति में भी कुछ परिवर्तन हुआ था। दिल्ली की राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ था कि खिलजी वंश के स्थान पर अब कौन सा वंश आ गया था? वहां पर तुगलक वंश। और दिल्ली में कौन से वंश का शासन था उस समय? उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था। तो दिल्ली में सल्तनत काल में कौन सा वंश का शासन था? दिल्ली में तुगलक वंश का उस समय शासन था। और 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का प्रशासक कौन बना है? 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का जो प्रशासक है वह कौन है? वह हमारे बनवीर सोनगरा है, जो कि किसके बेटे हैं? वह मालदेव सोनगरा के वह बेटे हैं। उसके बाद में होता यह है, जब 1326 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि गुहिलों के हाथ से मेवाड़ निकल चुका है। और इसी के साथ में रतन सिंह की पराजय के साथ में जो गुहिल वंश की जो रावल शाखा था उसका भी अंत हो जाता है। उसके बाद में चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए वापस गुहिल प्रयास करते हैं, और 1326 ईस्वी में एक लड़का, एक नौजवान जो कि चित्तौड़ पर अधिकार करता है, उसका नाम हम पढ़ते हैं, उसका नाम है हमीर, जो कि क्या करता है? 1326 ईस्वी में वह चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेता है। और अब यह हमीर कहाँ पे था? तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट होता था, जो बड़ा भाई होता था गुहिलों में, जो बड़ा भाई होता था वो तो कहाँ पे रहता था? वह राजधानी में रहता था। और राजधानी रहता था, और जो साथ में उसके जो छोटे भाई थे, जो राजा के भाई थे, उन सबको क्या मिलता था? आसपास के गांव मिलते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम क्या बोलते थे? उनको हम जागीर बोलते थे। अब जो भाई राजधानी रखेगा वह राजा बनेगा, और वह टाइटल क्या लगाता था? वह टाइटल लगाता था रावल। जैसे कि हमने पढ़ा था, रावल रतन सिंह, बप्पा रावल, रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह। और जिनको जागीर मिली है वह भाई टाइटल क्या लगाता था? वह लगाते थे राणा। तो जो हमीर था, हमीर के जो भी थे पूर्वज थे, वो भी किसके भाई थे? राजा के भाई थे, इसलिए उनको जागीरें मिली हुई थी, यानी कि चित्तौड़गढ़ के आसपास के गांव मिले हुए थे। तो जो हमीर के पूर्वजों को जो गांव मिला था वह कौन सा गांव था? उस गांव का नाम था सिसोदा। उस गांव का नाम था सिसोदा। यह सिसोदा का रहने वाला था, सिसोदा ग्राम का रहने वाला था। अब चूंकि इसको जागीर मिली है, तो टाइटल क्या लगाता है अपने नाम के आगे? क्या टाइटल लगाते थे? राणा। इसलिए हमीर ने, जब हमीर राजा बनता है, चित्तौड़ पर अधिकार करता है, तो यह अपने राम नाम के आगे क्या टाइटल लगाता है? तो राणा उपाधि का यह प्रयोग करता है। और क्योंकि रावल उपाधि का तो अंत हो गया था, तो 1326 ईस्वी में हमीर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करता है। किसको हराकर? बनवीर सोनगरा को हराकर हमीर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करता है। और इसी के साथ में गुहिल वंश की, जो मैंने आपको बताया था कि जो गुहिल वंश है उसकी कितनी शाखाएं हैं? गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं हैं, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं हैं। उनमें से जो राणा शाखा है उसमें मेवाड़ का जो शासन प्रारंभ किया था मेवाड़ में, वह हमीर ने स्थापित किया था। अब चूंकि ये सिसोदिया गांव से आए थे, सिसोदा गांव से आए थे, इसलिए जो राणा हमीर और राणा हमीर के बाद के जितने भी राजा हुए हैं वह क्या कहलाए हैं? तो उन लोगों को इतिहास में क्या कहा गया है? उन लोगों को सिसोदिया। अब सिसोदिया क्यों कहा जाता है मेवाड़ के राजाओं को, ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जो
इनका आदि पुरुष था वह किस गांव से आया था? वह सिसोदा गांव से था, जिसका नाम क्या था? वह हमीर था। इसलिए हमीर के बाद के जितने भी राजा थे वो सब क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। इसलिए इस वंश को हम बहुत सी किताबों में क्या पढ़ते हैं? गुहिल या सिसोदिया वंश। क्योंकि सिसोदा गांव का रहने वाले कौन थे? वह हमीर थे। इसलिए इस वंश को क्या बोलते हैं? गुहिल और सिसोदिया वंश कहते हैं। अब चूंकि जिस समय बनवीर सोनकर यहाँ का प्रशासक था, उस समय दिल्ली में कौन सा वंश था? तुगलक वंश। और यहाँ पर भी कौन राजा था? तो आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ का राजा था। और जो बनवीर सोनगर चित्तौड़ का प्रशासक था वह टैक्स किसे देगा? दिल्ली में। दिल्ली में भी उस समय राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये टैक्स किसको देता था? मोहम्मद बिन तुगलक को टैक्स देता था। उसके बाद में 1326 ईस्वी में हमीर आ जाता है। तो हमारा अगला राजा हम पढ़ते हैं राणा हमीर, जिसने क्या किया था कि एक बार पुनः चित्तौड़ पर कब्जा किया था। और वह कब्जा कब किया था? तो वह कब्जा आपको ध्यान रखना है कि 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर यह पुनः अधिकार कर लेता है। और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करने के लिए चित्तौड़ पर जब राणा हमीर ने वापस एक बार फिर से जब गुहिलों का शासन हुआ था, गुहिलों की भी कौन सी शाखा? गुहिलों की राणा शाखा। और वंश क्या कहलाता है? सिसोदिया वंश। इसलिए चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करने के लिए इसको क्या कहा जाता है इतिहास में? इसको मेवाड़ का उद्धारक। इसके एक नाम क्या मिलते हैं हमें इतिहास में? राणा हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में इसने किस टाइटल का प्रयोग किया था? तो इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। और 1326 ईस्वी में जब हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया था तो इसने बनवीर सूरगरा को यहाँ से हरा कर भगा दिया था। अब बनवीर सूरगरा कहाँ पे जाएगा? वह जाएगा दिल्ली। दिल्ली किसके पास में? मोहम्मद बिन तुगलक के पास में। बनवीर सूरगरा जब दिल्ली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक से बोलता है कि अब मैं आपको चित्तौड़ का टैक्स नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि वहां पे गुहिलों ने अधिकार कर लिया, हमीर ने वहां पे अधिकार कर लिया। ये हमीर कौन है? तो ये हमीर सिसोदा गांव का गुहिल है, जिसको सिसोदा का जागीरदार था, सामंत था। उसने मुझे हराकर किस पर कब्जा कर लिया? चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस कारण मैं चित्तौड़ से टैक्स नहीं ले सकता। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि हम हमीर पर अटैक करेंगे और हमीर को वहां से हटाकर वापस चित्तौड़ पर कब्जा करेंगे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर देता है? वह चित्तौड़ पर हमला कर देता है और सिंगोली नामक स्थान पर, नए पेज में बढ़ाता हूँ, सिंगोली नामक स्थान पर हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का आमना सामना होता है, जिसको हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध जो कि कब होता है? 1336 ईस्वी में वह सिंगोली का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? यह राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी सेनाओं के बीच में, सिंगोली के बीच में युद्ध होता है। ये सिंगोली कौन से जिले में पड़ती है? आजकल आरपीएस या आरएसएस भी लोकेशन पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है कि सिंगोली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिंगोली है। तो सिंगोली का युद्ध कब होता है? 1336 ईस्वी में। किस किस के बीच में? राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें राणा हमीर जीत जाता है। यानी कि एक बार फिर मेवाड़ के राजा किसको हरा रहे हैं? दिल्ली के बादशाहों को हरा रहे हैं, दिल्ली के सुल्तानों को हरा रहे हैं। तो अब जब मेवाड़ की सेना दिल्ली के सुल्तानों को हरा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेवाड़ वापस पुनः शक्तिशाली हो रहा है। क्योंकि वह सीधा किसको टक्कर दे रहे हैं? वह सीधा दिल्ली को टक्कर दे रहे हैं। इसलिए राणा हमीर के बाद में मेवाड़ का क्या है? एक प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमीर को बहुत से इतिहासकारों ने क्या उपाधि दी है? तो जब हम उपाधियां पढ़ते हैं तो इसको बहुत से इतिहासकार वीर राजा कहते हैं। और हमीर की आगे वाली पीढ़ी में जब हम पढ़ेंगे, हमीर के आगे आने वाली पीढ़ियों में जब एक राजा बनता है राणा कुंभा, उसने हमीर को किसकी संज्ञा दी है? एक वीर राजा की संज्ञा दी है। अब हमीर ने क्या किया है कि यहाँ पे 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और सिंगोली के युद्ध में किसको हरा रहा है? वह मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि कहाँ का शासक है? वह दिल्ली का शासक है। वह दिल्ली का शासक है। अब चित्तौड़ में अधिकार करने के बाद में हमीर क्या करता है कि चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाता है? वह बरबड़ी माता का। बरबड़ी माता का मंदिर कहाँ पे इसका निर्माण करवाता है? वह चित्तौड़ में इसका निर्माण करवाता है। चित्तौड़ में हमीर ने किसका निर्माण करवाया था? बरबड़ी माता का। उस
मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था, जो कि मेवाड़ के गुहिलों की क्या थी, वह इष्ट देवी थी। तो सीधा सा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी कौन है, तो उसका नाम है बरबड़ी माता। और मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ कि जो मेवाड़ के गुहिल होते हैं, उनकी जो कुल देवी थी, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बाण माता। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोक देवी लोक देवता ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है, और लोक देवी या लोक देवता हमारे किसी भी वंश से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो मेवाड़ के गुहिलों के बारे में ध्यान रखना है कि वह इष्ट देवी तो किसे मानते थे, बरबड़ी माता, जिसका मंदिर किसने बनवाया था, हमीर ने। कहाँ पे बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में। और कुल देवी किसे बोलते थे, बाण माता को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इष्ट देवी और कुल देवी में अंतर क्या है। तो होता यह है कि जैसे कि हम सभी लोग हैं, हम किसी ना किसी वंश से जुड़े हुए हैं। तो अब होता ये है कि हम किसी न किसी वंश से जुड़े हैं, हमारे परिवार बड़ा है कि आज हमारे जो दादाजी हैं उनके कोई भाई होंगे, कि एक भाई गाँव में है, दूसरा भाई शहर में जाकर बस गया, तीसरा भाई किसी अदर स्टेट में जाकर बस गया। यानी कि एक ही परिवार की कितनी ब्रांचें हो गई, जहाँ पर कम से कम 3-4 ब्रांचें हो गई। लेकिन उन सभी की क्या है, कुल देवी सिर्फ एक रहेगी, कि वो चाहे राजस्थान में बसे, चाहे वह महाराष्ट्र में बसे, चाहे पंजाब में बसे, चाहे वह दक्षिण भारत में बसे, लेकिन उन सबकी कुल देवी क्या रहेगी, वो सिर्फ एक रहेगी। लेकिन वो अलग-अलग स्थान पर बसे। अब जैसे कि कोई राजस्थान बस गया, तो उसने राजस्थान की कोई लोकल देवी को पूजना शुरू कर दिया। कोई पंजाब में जाकर बसता है, उसने वहाँ की कोई लोकल देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। कोई महाराष्ट्र में जाकर बस रहा है, उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो वह उनकी क्या हो जाती है, वह उनकी इष्ट देवी हो जा सकती है। इष्ट देवी उसको बोलता है। यानी कि कुल देवी तो क्या रहेगी, कुल देवी सिर्फ एक रहेगी। सभी पूरे परिवार की, लेकिन अपने-अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी कोई आराध्य देवी या किसी और देवी की पूजा करते हैं, तो वह क्या कहलाती है? वह इष्ट देवी कहलाती है। वैसे ही मेवाड़ के गुहिल, जिनकी कितनी शाखाएँ थी? 24 शाखाएँ थी। उन सभी 24 शाखाओं की, गुहिलों की सभी 24 शाखाओं की जो कुल देवी थी, वो सिर्फ एक थी। कौन थी? बाण माता। लेकिन उन सभी की इष्ट देवी तो सबकी अलग-अलग हो सकती है। क्या पता किसी एक-एक वंश की 2-2 कुल देवी हो, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होता है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वह बहुत से भगवानों की पूजा करता है कि वह मंगलवार का भी व्रत रख रहा है हनुमान जी का, वह सोमवार का भी महादेव जी का व्रत रख रहा है, और वह शनिवार को भी शनि महाराज के मंदिर जा रहा है। तो ऐसे करके बहुत से हम मानते हैं, नॉर्मल अपना देखते हैं। वैसे किसी एक वंश की एक इष्ट देवी हो सकती है या 2 भी हो सकती हैं, तो हो सकता है 24 शाखाएँ थी, 24 शाखा को एक-एक इष्ट देवी, तो 24 इष्ट देवी, अगर 2-2 हुई तो 48, 3-3 हुई तो 72। तो यानी कि इष्ट देवी ऑप्शनल है और कुल देवी कंपल्सरी है। ये आपको ध्यान रखना है कि कुल देवी सिर्फ गुहिलों की कौन थी, बाण माता, और इष्ट देवी कौन थी, उनकी बरबड़ी माता थी, जिसका मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया था, चित्तौड़गढ़ में। अब चूंकि मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद में हमीर को कुछ उपाधियां हमें देखने को मिलती हैं, कि जो हमीर की कुछ उपाधियां हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमीर के आगे आने वाली पीढ़ी में एक राजा होते हैं, राणा कुंभा, जिन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ किले का। उस कुंभलगढ़ किले के निर्माण के दौरान उन्होंने वहां पर एक प्रशस्ति, यानी कि कुंभा ने अपनी प्रशंसा में एक प्रशस्ति लगवाई थी। अब कोई भी राजा कोई भी अपनी प्रशस्ति लगवा रहा है, तो उसमें अपने बाप दादाओं के तो जिक्र करेगा ही। तो कुंभा ने यहाँ पर किसका जिक्र किया है, कुंभा ने यहाँ पर हमीर का जिक्र किया है। और हमीर को यहाँ पर क्या कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, तो हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। हमीर की क्या उपाधि हमें देखने को मिलती है, विषम घाटी पंचानन। इसमें 3 शब्द हैं, विषम घाटी और पंचानन, जो कि किसमें कहा गया है, इसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कि अगर कोई आपसे सिंपल एकदम क्वेश्चन पूछा जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन किस राजा को कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह राणा हमीर को कहा गया है। और विषम घाटी पंचानन का आखिर मतलब क्या होता है, तो इसमें 3 शब्द हैं, विषम, घाटी और पंचानन। विषम का मतलब होता है कठिन, घाटी का मतलब होता है युद्ध। जैसे कि हम सुनते हैं हल्दी घाटी युद्ध भी तो अपन पढ़ते हैं, वैसे घाटी का यहाँ पे मतलब है युद्ध। और पंचानन, पंचानन का मतलब है शेर, यानी कि लॉयन। विषम घाटी पंचानन, यानी कि विषम का मतलब कठिन, घाटी युद्ध, पंचानन यानी शेर, यानी कि कठिन युद्धों में शेर के समान लड़ने वाला जो राजा होता है, उसको क्या बोलते हैं, विषम घाटी पंचानन। और यह किसमें लिखा गया है, यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, जो कि राणा कुंभा ने लिखाई थी। इन्हीं राणा कुंभा ने एक किताब लिखी थी, रसक प्रिया। उसमें उनकी उपाधि, राणा हमीर की उपाधि क्या मिलती है, वीर राजा। किसमें मिलती है, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया पुस्तक है, जिसके राइटर भी राणा कुंभा है। उसमें उनकी उपाधि क्या मिलती है, वीर राजा। और जो मेवाड़ के, या फिर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के जो इतिहास के जनक जिन्हें माना जाता है, कर्नल जेम्स टोड, उन्हें क्या कहा गया है,
उन्होंने राणा हमीर को क्या कहा है? प्रबल हिंदू। ये किसने कहा है? ये कर्नल जेम्स टॉड ने। यह है कर्नल जेम्स टॉड ने किसकी उपाधि दी है? प्रबल हिंदू की। तो हमें हमीर की कितनी उपाधियां देखने को मिलती है? हमीर की हमें 3 उपाधियां देखने को मिलती है। कौन कौन सी? विषम घाटी पंचानन, जो किसमें कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। दूसरी वीर राजा, जो किसमें कहा गया है? रसिक प्रिया में कहा गया है। और प्रबल हिंदू, जो कि किसमें कहा गया है? जो कि प्रबल हिंदू किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने प्रबल हिंदू हमीर को कहा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमीर कौन से गांव से आया था, तो यह हमीर सिसोदा गांव से आया था। तो इसकी हम बात करें कि मेवाड़ में एक राजा हुए हैं, कौन? रावल करण सिंह, जिसके बारे में बताते हैं कि रावल करण सिंह, जिनका दूसरा नाम हम इतिहास में देखते हैं रण सिंह। उनके 2 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा है उसका नाम है क्षेम सिंह, और दूसरा जो इनका छोटा बेटा है उनका नाम है राहत। और मैंने आपको कल की क्लास में, रात की क्लास में बताया था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो बड़ा पुत्र होगा, वो तो क्या बनेगा? वह बनेगा राजा। और जो छोटे बेटे होंगे, यानी कि राजा के जो भाई वगैरह होंगे, उन सबको क्या? आसपास के गांव मिलेंगे। तो बड़ा बेटा चूंकि शेम सिंह था, इसलिए यह तो राजा बना, और इसने क्या टाइटल यूज किया? रावल। यानी कि इसको क्या मिला? चित्तौड़गढ़ का किला मिला। और जो राहत था उसको जागीरें मिली, यानी कि आसपास के गांव मिले। तो राहत को कौन सा गांव मिला था? तो राहत को सिसोदा गांव मिला था। राहत को कौन सा गांव मिला? सिसोदा गांव मिला था। इसी सिसोदा गांव का कौन था? हमीर। तो यानी कि सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला कौन है? तो ये भी ध्यान रखना है कि राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। जब रावल छेम सिंह राजा बनता है, तो इसके बाद में क्या इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता ऐसे करके राजा बनते हैं। तो इसकी पीढ़ी में कौन आते हैं? रावल रतन सिंह। वैसे ही, और यह उपाधि क्या लगाता है? रावल की। वैसे यहाँ पर राहब जब सिसोदा में सामंत बनता है, तो यह उपाधि किसकी लगा रहा है? यह राणा की उपाधि लगा रहा है। वैसे ही इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता करके यहाँ पर रावल रतन सिंह के टाइम पे सिसोदा का सामंत कौन था? और वह क्या टाइटल लगाता था? राणा। तो यहाँ पर कौन थे? राणा लक्ष्मण सिंह। राणा लक्ष्मण सिंह। अब जब 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक करता है, तो रावल रतन सिंह आसपास अपने भाई बंधुओं को मैसेज भेजता है कि आओ मेरी सहायता करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया है। तो सिसोदा से रतन सिंह की सहायता करने के लिए कौन आता है? राणा लक्ष्मण सिंह सिसोदा से रतन सिंह की सहायता करने आते हैं, और इनके साथ में इनके 7 पुत्र सहायता करने आते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? रावल रतन सिंह के वक्त अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में हुआ था, जिसमें रतन सिंह सहित सभी सैनिक या सभी सेना के लोग मारे जाते थे। उस युद्ध में राणा लक्ष्मण सिंह और उनके जो 7 पुत्र थे, वह भी वीरगति को प्राप्त होता है। और जो राणा लक्ष्मण सिंह का जो 7 पुत्र में, उनमें जो एक बड़ा बेटा था, इनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, उनका नाम था अरि सिंह। इन अरि सिंह का ही जो पुत्र है वह कौन था? हमीर था। कि हमीर के पिता का क्या नाम था? वह अरि सिंह था, जो कि कौन से युद्ध में मारे जाते हैं? वह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मारे जाते हैं। चित्तौड़ के प्रथम साके में मारे जाते हैं अरि सिंह। बाद में इनका पुत्र हमीर किस पर अधिकार कर रहा है? वापस वापस वह मेवाड़ पर अधिकार कर रहा है, बलवीर सोनगरा को हराकर। और राणा लक्ष्मण सिंह जी के साथ में उनके 7 पुत्र, जिनमें उनके बड़े पुत्र का नाम क्या था? अरि सिंह था। यानी कि अरि सिंह अपने 6 भाइयों सहित इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में इनका एक भाई, जिसका नाम था अजय सिंह, वह इस युद्ध में क्या करते हैं? वह बच जाते हैं। और वह इस युद्ध में बचने के बाद में क्या बनते हैं? अब चूंकि इनका बड़े पुत्र मारे गए, उसके अलावा बाकी सभी भाई ये मारे गए, तब बचा कौन? अजय सिंह जी बचे थे। तो यह बाद में क्या करते हैं? सिसोदा के क्या बन जाते हैं? ये सामंत बन जाते हैं। अब कहानी कुछ यूं प्रकार है इतिहास में कि अरि सिंह है, क्या है वो? राणा लक्ष्मण सिंह जी के बेटे हैं। सिसोदा के जो कि सामंत है कौन? राणा लक्ष्मण सिंह जी। तो अरि सिंह जी उनके उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते, यानी कि वह एक तरह से युवराज हैं, राजकुमार हैं। तो होता यह है कि एक बार हरि सिंह जी अपने कुछ मित्रों के साथ में शिकार खेलने जाते थे। पहले राजा महाराजाओं का सबसे बड़ा शौक क्या था? शिकार खेलने का वह शौक करते थे।
तो वह शिकार खेलने के लिए जा रहे थे अपने यार दोस्तों के साथ में, तो पास के खेतों से वह गुजर रहे थे। पास के खेतों से 4-5 दोस्तों के साथ में गुजर रहे थे। पास में ही किसी खेत में कोई लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए ले जा रही थी। तो किसी भी एक दोस्त ने नॉर्मली उस लड़की पे कमेंट कर दिया। लड़की ने जिसने कमेंट किया लड़की के ऊपर, तो लड़की ने उनका कमेंट सुनकर बिना उनकी तरफ देखे, रस्सी उसके हाथ में थी भैंस की, वह रस्सी घुमाई और उस आदमी की तरफ फेंकी जिसने कमेंट किया। वह रस्सी सीधा कहाँ पे जाती है? घोड़े के पैरों में जाती है। वह रस्सी को घोड़े के पैरों में फंसाकर वह जोर से उसको खींचती है। तो जो घुड़सवार जो कमेंट करने वाला व्यक्ति है, वह घोड़े सहित नीचे गिर जाता है। बाकी सब लोग पीछे देखते हैं, हरि सिंह सहित बाकी सब लोग जब देखते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो सब उस पर हँसने लग जाते हैं कि बोलते हैं भाई खड़ा हो जा, कोई नहीं, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई। बाद में वह देखते हैं तो हरि सिंह और बाकी दोस्त सोचते हैं कि यार क्या बहादुर लड़की है कि जिसने बिना देखे अपने रस्सी से क्या घोड़े के पैर बांध दिए और हमारे घुड़सवार को गिरा दिया। ये सब घटनाक्रम के बाद में वह आगे बढ़ जाते हैं और शिकार खेलने के लिए जंगलों में चल जाते हैं। उस समय शिकार में सबसे जो मुश्किल शिकार माना जाता था राजस्थान में, वह था जंगली सुअरों का। और जंगली सुअर मतलब कि इतना मजबूत जानवर रहता है कि 2-3 बाणों से मरता नहीं है। और जंगली सुअर एक बहुत ताकतवर भी होता है कि वह इंसान से आमने-सामने मुठभेड़ हो जाए तो वो इंसान को मार दे। इतना खतरनाक वह जानवर रहता है। अब हरि सिंह जंगल में किसका शिकार कर रहा है? जंगली सुअर का। वह एक तीर चलाता है जंगली सुअर पर, लेकिन जंगली सुअर मरता नहीं है और उस तीर से वह डर कर या घायल होकर जब भागता है तो किधर चला जाता है? खेतों की तरफ चला जाता है। हरि सिंह पीछे-पीछे अपना घोड़ा उस जंगली सुअर की तरफ ले जाते हैं और खेतों में प्रवेश करते हैं। और उनको वहाँ पे क्या है, वही लड़की मिल जाती है जिसने सुबह उनके ही दोस्त को घोड़े से गिराया था। लड़की उनको रोकती है कि नहीं, खेतों में आप घोड़े के साथ नहीं जा सकते वरना मेरी पूरी फसल बर्बाद कर देगा। हरि सिंह बोलता है कि मुझे जंगली सुअर का शिकार करना है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, है ना? और मुझे खेतों में घुसना है। लड़की बोलती है कि नहीं, यह हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर देगा, मैं खेतों में तो नहीं जाने दूँगी। और अगर तुझे जंगली सुअर का ही शिकार करना है तो तू यहीं पे रुक, मैं अभी जंगली सुअर को लेकर जाती हूँ। हरि सिंह मज़ाक बनाता है कि जंगली सुअर का शिकार एक लड़की होकर करोगी। क्यों? सुबह भूल गए कि मैंने आपके एक साथी को गिराया था और जंगली सुअर का शिकार करने के लिए मैं खुद जाऊँगी, आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है, आपको जंगली सुअर चाहिए, मैं खेत से निकाल कर ला दूँगी। इतना कहकर लड़की अपने तीर का मन उठाती है और जंगली सुअर का शिकार करने के लिए खेतों में चली जाती है, हरि सिंह को खेत के बाहर ही रोक कर। और जब हरि सिंह देखता है कि लड़की बाकायदा जंगली सुअर को मारकर, घसीट कर उसके पास ला रही है, तो हरि सिंह सोचता है कि यार क्या बहादुर लड़की है कि सुबह इसने हमारे घुड़सवार को गिरा दिया और अब जंगली सुअर का ये शिकार कर रही है। और लड़की बोलती है कि ऐसे जंगली सुअर मैं रोज खेत में पकड़ती हूँ, रोज भगाती हूँ, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हरि सिंह उस लड़की से क्या कर लेता है, मतलब प्यार मोहब्बत करने लग जाता है और तुरंत उस लड़की के पिता के पास पहुंच जाता है। अब कोई राजकुमार किसी किसान को ऑफर कर रहा है कि वह अपनी बेटी से शादी करना चाहता है, उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो कोई भी मना नहीं करे। इसलिए हरि सिंह का विवाह क्या कर लेता है, हरि सिंह उस लड़की से विवाह कर लेता है। लेकिन हरि सिंह यह बात किससे छुपा लेता है? अपने पिता से छुपा लेता है। और अपने पिता से छुपा लेता है, लेकिन वह अपने मम्मी और भाइयों से ये बात बता देता है कि मैं फला-फला ऐसी जगह शिकार करने गया था, वहाँ पे एक लड़की मिली और मैंने उससे विवाह कर लिया। लेकिन चूँकि मैं पिताजी को बता नहीं सकता, इसलिए उसकी माँ और भाइयों ने सलाह दी थी कि अभी थोड़े दिन तक हमारे ऐसे-ऐसे दूसरा घर है, तू वहाँ पे बहू को रख और बाद में जब शांति काल हो उस समय अपने पिता को बता। तो वहाँ पर वह अपनी बीवी को रखता है, अपनी उस रानी को रखता है और बाद में उनसे ही वो एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम हमीर होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और 1303 ईस्वी में सभी राणा लक्ष्मण सिंह जी, हरि सिंह जी युद्ध में मारे जाते हैं और यह बात हरि सिंह को अपने पिता को बताने का मौका ही नहीं मिलता है कि मेरी ऐसे-ऐसे रानी है, उससे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद में चूँकि हरि सिंह ने अपने भाइयों को बताया था, इसलिए अजय सिंह को पता था कि मेरी एक-एक भाभी, मेरे भाई ने ऐसे शादी की थी, मेरी एक भाभी वहाँ पे रहती है और मेरा एक भतीजा भी है। इसलिए अजय सिंह बाद में अपनी भाभी के पास जाता है और अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी, भैया अगर नहीं बता पाए पिताजी को, वो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन अभी तो आप चलिए, अभी आपको यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पुत्र के साथ में हमारे साथ राजमहल लीजिए। तो बाद में हमीर और हमीर की माँ कहाँ पे रहने लग जाते हैं? बाद में वह चित्तौड़गढ़ में ही, सॉरी, सिसोदा में ही रहने लग जाते हैं। उन दिनों जब सिसोदा में आमिर और उसकी माँ आ जाते हैं। उन दिनों एक सिसोदा में आस-पास डाकुओं का भय था और एक मुंजा डाकू नाम का एक डाकू, खूंखार डाकू था, जिसका काम ये था कि लूट-पाट करना, किसानों की वह फसल ले जाता था, किसानों के मवेशी चुरा लेता था और धन संपदा लूट ले जाता था। उससे परेशान थे। अजय सिंह जी एक बार दरबार में बैठे, जो कि उस समय क्या थे, कार्यवाहक सामंत थे सिसोदा के।
क्योंकि जब तक अमीर बड़ा नहीं हो जाता था तब तक उसको जिम्मेदारी सौंपी नहीं जा सकती थी। इसलिए कार्यवाहक सामंत कौन थे? तो अजय सिंह जी वहाँ के कार्यवाहक सामंत थे। तो किसान आते हैं अजय सिंह जी के पास में और उनको बताते हैं कि हम किसके आतंक से परेशान है? मुंजा डाकू के आतंक से हम परेशान हैं। इसलिए सज्जन सिंह पास में अपना जो पुत्र है उसका नाम था सज्जन सिंह। अजय सिंह जी अपने पुत्र किसको आदेश देते हैं? सज्जन सिंह को आदेश देते हैं कि जाकर मुंजा को हराकर आओ और इन किसानों की सहायता करो। लेकिन बाद में क्या होता है कि मुंजा अजय सज्जन सिंह जी को ही हरा देता है, सज्जन सिंह को ही हरा देता है और बाद में सज्जन सिंह आता है अपने पिता के पास में आता है कि मैं तो युद्ध में हार गया, मुंजा ने तो मतलब मुझे पराजित कर दिया। उसके बाद में पास में खड़ा है कौन? उनका भतीजा हमीर, जो कि उस समय उनकी आयु थी मात्र 13 वर्ष। वह एक बार बोलता है अजय सिंह जी से कि चाचा जी एक बार मुझे आज्ञा दीजिए। अजय सिंह बोलता है कि नहीं, अभी तुम्हें युद्धों का कोई अनुभव नहीं है। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि भाई बिन बाप की औलाद है और वैसे ही चाचा इसको हर कहीं भेज देता है। इसलिए मैं युद्ध में जाने की परमिशन तो नहीं दूंगा। मुंजबिल बड़ा खतरनाक आदमी है ना? उसने सज्जन सिंह को हरा दिया और तू तो अभी बच्चा है। तो अमीर बोलता है कि पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए और एक बार कम से कम जाने की तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो वह अजय सिंह से आज्ञा लेकर कहाँ पे चला जाता है? मुंजा भील से लड़ने और बाकायदा मुंजा भील का सिर काट कर वह अजय सिंह के सामने ले आता है। अजय सिंह बड़ा प्रसन्न होता है और बोलता है कि तुम अपने पिता की भांति हुए एक महान वीर पराक्रमी योद्धा हो। और जब अजय सिंह यह देखता है कि ये मुंजा भील जैसे कुकांडा को हरा देता है, उसके बाद में वह सिसोदा की गद्दी किसे संभाल देता है? हमीर को। यह कहते हुए वह सिसोदा की गद्दी हमीर को दे देता है कि यह तो तुम्हारे पिता का ही अधिकार था, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तुम अभी छोटे हो, इसलिए मैं अभी कार्यवाहक सामंत हूँ। अब तुम इतने योग्य हो कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन खुद कर सकते हो। इसलिए वह सिसोदा का सामंत किसे बना देता है? वह अपने भतीजे हमीर को सिसोदा का सामंत बना देता है। और यही हमीर बाद में 1326 ईस्वी में किस पर अधिकार करता है? वह चित्तौड़ पर अधिकार करता है। अब इस बात से सज्जन सिंह जी नाराज। सज्जन सिंह जी बोलते हैं कि पिताजी ने कि मुझे तो राजा नहीं बनाया। इसलिए सज्जन सिंह जी कहाँ चले जाते हैं सिसोदा छोड़कर? वह महाराष्ट्र चले जाते हैं और महाराष्ट्र में अपना शासन स्थापित करते हैं। और उन्हीं सज्जन सिंह जी की 19वीं पीढ़ी में महाराष्ट्र में कौन पैदा होते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हीं सज्जन सिंह जी जो कहाँ के हैं? सिसोदा के रहने वाले, उन्हीं की वो महाराष्ट्र में शासन स्थापित करते हैं और उन्हीं की 19वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम राजस्थान के हैं, हम गुहिल वंश के हैं, हम सिसोदा गांव से आए हैं। तो हमारी एक गुहिल शाखा भी कहाँ पे शासन कर रही है? वह महाराष्ट्र में भी शासन कर रही है। और उस समय महाराष्ट्र का जो कल्याणपुर है वह हमारी एक गुहिलों की सबसे बड़ी रियासत मध्यकालीन में महाराष्ट्र में हुआ करती थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वह भी किससे संबंधित है? हमारे मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित है। तो ये आपको कहानी का सार थोड़ा समझ में आया होगा कि ये हमीर के बारे में कहानी थी। उनके पिताजी हरि सिंह जी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में मारे जाते हैं और यही हमीर जी क्या करते हैं? 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करके मेवाड़ में किसकी वापस स्थापना करते हैं? गुहिल वंश की वापस शासन की स्थापना करते हैं। और यह गुहिल किस नाम से जाने जाते हैं? सिसोदे। और बाद में यह क्या कहलाने लग गए थे? गुहिल सिसोदे कहलाने लग गए थे। उसके बाद में जो राणा हमीर के बाद में जो राजा बनता है उनका नाम है राणा लाखा। अभी हम जब फर्स्ट डे हमारी क्लास थी उस समय पढ़ा था हमने सामोल अभिलेख। सामोल अभिलेख जो कि किसकी जानकारी देता है? सामोल अभिलेख हमें जावर में सीसम जस्ता के खनन की वह हमें क्या देता है? वह हमें जानकारी देता है। उसी समय राणा लाखा के समय जावर में जो उस समय किसकी माइनिंग्स होती थी? जावर में किसका कार्य होता था? खनन का कार्य होता था। क्या मिलता था? सीसा जस्ता। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्योग्राफी में भी आपके काम आएगा कि जहां पर भी सीसा जस्ता मिलता है वहां पर चांदी जरूर मिलती है। इसलिए राणा लाखा के समय जावर में खान प्राप्त होती है तो वह सिल्वर खान प्राप्त होती है। तो चांदी की खान राणा लाखा के समय जावर में क्या प्राप्त होती है? चांदी की खान प्राप्त होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि राणा लाखा के समय जावर में क्या होता है कि जावर में चांदी की खान प्राप्त होती है। और राणा लाखा के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम याद रखना है, छीतर बंजारा। एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था? छीतर बंजारा। उदयपुर के पास एक गांव पड़ता है, पिछोला नाम का एक गांव है जहां पर ये रहता था छीतर बंजारा। उस समय बंजारा एक जनजाति है, राजस्थान की एक जनजाति है। और बंजारों का बेसिकली कार्य क्या है कि यह व्यापार का कार्य है और इनको क्या बोलते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी बोलते हैं। घुमक्कड़ व्यापारी मतलब कि घूम घूम कर व्यापार करना। तो चूंकि यह बंजारा जनजाति से थे, व्यापार करते थे, तो ये खूब पैसे वाला था, यानी कि इसके पास में खूब ज्यादा पैसे आ गए थे। इसलिए इसने
बाद में क्या किया कि पिछोला में एक झील का निर्माण करवाया था। पिछोला में किसका निर्माण करवाता है? एक झील का। और वह झील किस नाम से प्रसिद्ध होती है? वह झील को हम आज पिछोला झील के नाम से जानते हैं। उस झील को आज हम किस नाम से जानते हैं? उस झील को पिछोला लेक के नाम से हम आज उस झील को जानते हैं, जिसका निर्माण कौन करवाता है? जिसका निर्माण सीतर बंजारा करवाता है। यह भी किसके शासन काल में करवाता है? तो ध्यान रखना है कि यह राणा लाखा के शासन काल में पिछोला झील का निर्माण करवाता है। और हमें एक बात भी और ध्यान रखनी है कि जय इसी पिछोला झील के पास में क्या बना हुआ है? एक नटनी का चबूतरा, एक चबूतरा बना हुआ है, जिसको हम क्या इस नाम से जानते हैं? नटनी का चबूतरा। आपने नट जनजाति का नाम सुना है? तो जो नट होते हैं, नट जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नट। और जो उनकी बीवी होती है उसको क्या बोलते हैं? नटनी। तो पास में एक नटनी थी जो कि क्या दिखाती थी? खेल दिखाती थी। उसका उसकी याद में पिछोला झील के पास में क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कि नट जो कि जगह जगह जाकर क्या दिखाते हैं, आज भी हम देखते हैं कि वह रस्सी पे चलने वाला जो खेल होता है वह नट जनजाति द्वारा किया जाता है। तो उस समय एक दिन राणा लाखा जी अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो उनके पास में एक नट आता है और वह बोलता है कि मैं आपको खेल दिखाना चाहता हूँ, है ना? तो राणा लाखा जी बोलते हैं कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है? सारे नट ही खेल दिखाते हैं। लेकिन नट बोलता है नहीं, हम कुछ स्पेशल दिखाते हैं। राणा लाखा ने बोला कि क्या? तो वह बोलता है कि मेरी नटनी जो है वह पूरी रस्सी पर पिछोला क्रॉस कर सकती है, पिछोला को पार कर सकती है। राणा लाखा को ये बात मजाक में लगी कि आपको पता भी है तुम्हें कि पिछोला कितनी बड़ी है, उसका एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की दूरी कितनी है, और तुम बात करते हो कि नटनी पिछोला क्रॉस करेगी। नट बोलता है कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मेरी नटनी ऐसा कर सकती है। तो राणा लाखा उससे शर्त लगा लेता है कि अगर नटनी पूरा पिछोला क्रॉस कर दे तो मैं तुम्हें मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। और इसकी घोषणा करवा देता है, पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि हाँ, संडे के दिन नटनी अपना करतब दिखाएगी और वह पूरी पिछोला को अगर क्रॉस कर लेती है तो राणा लाखा अपना आधा राज्य किसको दे देंगे? वह नट को दे देते हैं। इसलिए दूर-दूर से उस को करतब को देखने के लिए आए थे। फाइनली वो दिन आया जिस दिन क्या नटनी को अपना करतब दिखाना था, पिछोला क्रॉस करवाना था। नटनी चलना प्रारंभ करती है और वह आधा पिछोला क्रॉस कर देती है, और वह इतनी आसानी से पिछोला क्रॉस करती है कि राणा लाखा जी हैं जो सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये नटनी पूरा पिछोला क्रॉस कर लेगी तो मुझे आधा राज्य किसको देना पड़ेगा? नट को देना पड़ेगा। और आधा राज्य अगर मेरा हाथ से चला गया तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी। और आसपास के जो मंत्री सामंत थे वो बस जोर से उस नटनी को चीयर अप करेगी, बस थोड़ा सा ही बचा है, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। प्रजा खूब चटकारे ले रही है, लेकिन राणा लाखा जी टेंशन में थे। तो वह अपने मंत्री संतरियों को बुलाते हैं, उनसे बोलते हैं कि ज्यादा हंसने की ज्यादा बात नहीं है, अगर इस नटनी को आधा राज्य देना पड़ा मुझे तो मैं मंत्री भी आधे कर दूंगा, तुम 12 लोगों में 6 मंत्री भी कर दूंगा। और सबसे पहले मैं तुम्हें ही हटाऊंगा क्योंकि तुम सबसे ज्यादा हंस रहे हो। तो ये बात सुनकर मंत्री भी टेंशन में आ जाता है, इसलिए क्या करते हैं कि जो मंत्री हैं, पास में ही वो जो नटनी का एक 2 साल का बच्चा खड़ा था, उस बच्चे को पास में बुलाते हैं और उसको खींच के एक तमाचा मारते हैं। बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। अब कोई भी माँ हो, अगर उसकी संतान रो रही है, तो उसका ध्यान एक तरफ अपनी संतान की तरफ जाएगा। जब नट ने अपने बच्चे की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनती है, तो उसका ध्यान भटकता है, पीछे की ओर देखती है, और पीछे की ओर जैसे वो देखती है, तो रस्सी से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कहाँ पे? पिछोला झील के अंदर गिरकर वह डूबकर मर जाती है। तो इस वजह से जैसे ही नटनी मरती है, राणा लाखा जी प्रसन्न की यहाँ अब मैं शर्त जीत गया, अब मुझे अपना आधा राज्य नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वह नट है, वो बोलता है कि महाराज भले ही आप जीत गए लेकिन आपने तो मेरी गृहस्थी बर्बाद कर दी, छोटा सा बच्चा है, लुगाई भी चली गई, अब मेरा क्या होगा? तो राणा लाखा बोलता है कि कोई नहीं, अगर इसकी स्मृति में हम यहाँ पर एक चबूतरा का निर्माण करवा देंगे तो यहीं पे आकर फीलिंग्स लो अपनी वाइफ की। तो इसलिए क्या करते हैं कि नटने का चबूतरा पिछोला झील के पास में जो निर्मित है, वह नटनी की स्मृति में बनाया था, जो कि पिछोला झील पर करतब दिखाते हुए मारी गई थी। इसकी याद में भी पिछोला झील के पास में क्या है? तो वह नटनी का चबूतरा है। और इससे रिलेटेड एक कहानी मिलती है, वह नकली बूंदी की कहानी। कि नकली बूंदी की रक्षा करते कुंभआड़ा माना जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो बूंदी राज्य था, जो बूंदी थी, वहां पर चौहानों का शासन था। बूंदी पर किसका शासन था? चौहानों का। और चौहानों की भी कौन सी शाखा थी? तो हाड़ा चौहानों का शासन था। लाखा जी ने बूंदी में एक अपनी शादी की हुई थी, और जो बूंदी की जो राजकुमारी कहीं पे शादी करने जाती थी तो वह किस नाम से जानी जाती थी? तो हाडी रानी के नाम से जानी जाती थी। राणा लाखा की शादी कहाँ हुई थी? राणा लाखा की शादी हुई थी बूंदी में। अब बूंदी में चूंकि उनकी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी,
तो वह अपनी बीवी के पास जाते, उनसे एक बार खाना खा रहे थे, तो उन्होंने अपनी रानी से पूछा, अपनी हाडी रानी से पूछा कि चित्तौड़ में मन तो लग रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है? उन्होंने कहा नहीं राणा जी कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा हमारा चित्तौड़? क्या चित्तौड़ घूम कर आए थे? उन्होंने कहा हाँ मैंने चित्तौड़ देखा, चित्तौड़ अच्छा है, बूंदी से तो अच्छा है ना? कि राणा जी बूंदी से तो अच्छा नहीं है। क्योंकि न क्यों? आपने शायद चित्तौड़ अभी तक ढंग से देखा ही नहीं होगा, या फिर बाहर निकल के देखो, दासी-दासियों के साथ में जाकर देखो। तो बोला कि मैंने पूरा चित्तौड़ देखा है लेकिन बूंदी से तो अच्छा नहीं है। ये बात थोड़ी क्या है कि राणा लाखा को चुभ जाती है। तो वह एक बार फिर बोलता है कि मैं एक बार फिर कन्फर्म करना चाहता हूँ, क्या वाक़ई में बूंदी चित्तौड़ से अच्छा है? तो रानी को लगता है कि राणा नाराज़ हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं मैं तो मज़ाक कर रही थी। फिर भी राखा जी एक बार सीरियस होकर बोलते हैं कि मैं एक बार फिर सीरियस बोल रहा हूँ, तो रानी बोलती है कि नहीं, बूंदी से तो अच्छा नहीं है, बूंदी तो बूंदी है, बूंदी से अच्छा चित्तौड़ नहीं है। इसलिए इस बात से राणा लाखा क्रोधित हो जाता है और वे तुरंत खाना छोड़कर बाहर निकलते हैं और अपने मंत्री सेनापतियों को आदेश देते हैं कि अभी के अभी बूंदी गिराया जाएगा, बूंदी का किला अभी के अभी गिराया जाएगा। मंत्री-संतरी सोचते हैं कि ये तो मतलब कि अभी-अभी 3 दिन पहले तो शादी करके आए हैं और 3 दिन पहले शादी करके आए, अब अगर युद्ध करने जाएँगे तो बूंदी की जनता क्या सोचेगी? 3 दिन पहले तोरण मारा, आज तलवारें मार रहा है। तो वो लाखा को समझाते हैं, लेकिन लाखा ये बोलता है कि नहीं अब मैं प्रतिज्ञा ले लेता ले चुका कि जब तक मैं बूंदी का किला नहीं गिरा देता, तब तक मैं अन्य जल नहीं ग्रहण करूँगा। यानी कि उसने अन्य जल का त्याग कर दिया। तो मंत्री समझाते हैं, वह अपनी रानी को भी बुलाते हैं, अपनी हाडी रानी को बुलाते हैं और समझाते हैं कि आप समझाइए राणा जी को समझाइए। तो रानी बोलती है कि अब क्या मैं आपसे मज़ाक भी नहीं कर सकती थी? तो लाखा बोलता है मैंने 3 बार पूछा तुमसे, लेकिन तुमने तीनों बार यही कहा कि नहीं बूंदी अच्छा है, बूंदी अच्छा है, बूंदी अच्छा है, तो नहीं, चित्तौड़ से अच्छा अगर बूंदी है तो बूंदी का किला ही नहीं रहेगा। जो अच्छा है वो चित्तौड़ ही रहेगा, अगर चित्तौड़ से अच्छा बूंदी है तो मैं बूंदी के किले को नष्ट कर दूँगा। लेकिन उसके मंत्री वगैरह समझाते हैं, तो लाकर फिर वही बात दोहराता है कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका। इसलिए कोई एक उनका कोई इंटेलिजेंट मंत्री था, उसने उनको सलाह दी कि चलो अभी तो आप रहने दो, नया-नया ब्याह हुआ है, अगर अभी हम जाएँगे वहाँ पे तो लोग बातें बनाएँगे। इसलिए आप एक काम करो कि आपका प्रण भी पूरा हो जाएगा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और आप खाना भी खा लोगे। कि एक कमरा बनवाते हैं बाहर और उसका नाम रख देते हैं बूंदी, नकली बूंदी। बूंदी का किला उस पे नाम रख देते हैं। और आप उसको तोड़ दो, उसको गिरा दो। इससे आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, आप खाना भी खा लोगे और रही बात बूंदी की, उसको तो 6 या 12 महीने बाद हम गिरा देंगे। इसलिए क्या किया गया था कि जो चित्तौड़ के किले के बाहर जो मैदान खुला मैदान है, वहाँ पर एक कमरा बनाया गया था और कमरे के ऊपर लिखा गया था बूंदी का किला। यानी कि एक नकली बूंदी की रचना, नकली बूंदी के किले की क्या की गई थी, रचना की गई थी। अब पूरा सेट, पूरा मामला एकदम तैयार किया गया था। वही राणा लाखा अपने घोड़े पे सवार, पूरी सेना सजी हुई और पूरा वही फ़ील हुआ था कि बस वो बूंदी पर अटैक कर रहे हैं। जैसे ही राणा लाखा आगे बढ़ता है अपनी सेना के साथ में कि बस पहुँचने होता है और जैसे ही राणा लाखा नकली बूंदी के किले पर तीर चलाता है, उसी समय उस किले के अंदर से एक तीर आता है। राणा लाखा देखता है कि तीर आखिर चला कौन रहा है? तो यह तीर चलाता है, अपने सैनिकों को देखता है कि जाकर देखो रे किले में कौन है? ये कौन तीर चलाता है? तो वहाँ सैनिक जब जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर एक 15 साल का एक नौजवान वहाँ से तीर छोड़ रहा है। उसका नाम था कुंभाहाडा। जो किसके साथ में आया था? जो बूंदी की जो राजकुमारी थी, जो राणा लाखा की हाडी रानी थी, उसका छोटा भाई 15 साल का। पहले अभी भी अपन देखते हैं कि जब कोई भी अपनी बहन को अपनी शादी करते हैं, तो उसके साथ में किसी को हम पीआर भेजते हैं उनके साथ में। कि मायके से कोई भी अपनी बहन के साथ में जाता है, तो उनको भेजते हैं। तो उस समय ये ट्रेंड ये रिवाज तभी भी था। तो हाडी रानी के साथ में उसका भाई आया था, जो उसका नाम क्या था? कुंभाहाडा था। तो वह कुंभाहाडा को समझाते हैं कि देख ये नकली बूंदी है और राणा जी का प्रण है, इसलिए हम इसको गिरा रहे हैं। लेकिन कुंभाहाडा का ये कहता है कि नहीं, नकली तो नकली है तो बूंदी, गिरा तो तुम फ़ील इसको बूंदी के किले की ले रहे हो। और चाहे जब तक हाडा जिंदा है, एक भी हाडा जिंदा है ना, बूंदी को तुम टच भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला खड़ा हूँ, तुम इस नकली बूंदी को भी नहीं गिरा सकते। उसको बहुत समझाया गया, लेकिन वो नहीं माना, उसने किला नहीं गिराने दिया। तो अंततः सबसे पहले क्या किया गया था कि कुंभहाड़ा को मारा गया था, उसके बाद में क्या गिराया गया था? बूंदी का नकली किला गिराया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि राणा लाखा के समय क्या गिराया गया था? कि नकली बूंदी का किला गिराया गया था, किसको मारकर? तो कुंभहाड़ा को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नकली बूंदी है, उसकी रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? कुंभहाड़ा। नकली बूंदी की रक्षा करते समय कुंभहाड़ा।
कुंभाहड्डा शहीद हो जाते हैं और नगली बूंदी की रक्षा करते समय क्या मारे जाते हैं, कुंभाहड्डा मारे जाते हैं। और नगली बूंदी का जो किला जो कि किसके समय गिराया गया था, वह राणा लाखा के समय गिराया था। उसी के समय हम बात करें कि जब मेवाड़ में किसका शासन था, कि मेवाड़ में हमने भी देखा कि मेवाड़ में यहाँ पे मेवाड़ है, यहाँ पे राणा लाखा का शासन है। राणा लाखा के एक पुत्र था जिनका नाम था, राणा लाखा के पुत्र का नाम था चुंडा। और यहाँ पर पास में एक रियासत थी मारवाड़। मारवाड़ में कौन से वंश का शासन था, राठौड़ वंश का। मारवाड़ में उस समय कौन सा वंश शासन कर रहा था, राठौड़ वंश। और जो मेवाड़ था उस समय कौन सा वंश शासन कर रहा था, यहाँ पर गुहिल वंश। और गुहिल वंश का शासक कौन था, मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था राणा लाखा। और मारवाड़ में राठौड़ वंश। और यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक का नाम था चुंडा। और ये क्या टाइटल लगाते थे अपने नाम के आगे, जैसे ये राणा लगाते थे वैसे ही मारवाड़ के राजा क्या लगाते थे, तो राव इनका टाइटल था। तो राव चुंडा उस समय क्या था, मारवाड़ का शासक था। और राणा लाखा के पुत्र का क्या नाम था, राणा लाखा के पुत्र का नाम था चुंडा। वैसे ही राव चुंडा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई, जो कि विवाह योग्य थी। अब विवाह योग्य थी, तब राजा अपनी पुत्री का उस समय विवाह किसी ऐसे राजकुमार से करते थे जो कि आने वाले समय में उस राज्य का राजा बने। तो उस समय राजस्थान में सबसे मजबूत रियासत कौन सी थी, मेवाड़। मारवाड़ दूसरी सबसे बड़ी मजबूत रियासत थी। उस समय मारवाड़ में कौन बैठा है, रावचुंडा। उनकी पुत्र का क्या नाम है, हंसाबाई था, जो कि क्या थी, विवाह योग्य थी। इसलिए रावचुंडा अपने ब्राह्मणों को आदेश देता है कि वह हंसाबाई का रिश्ता लेकर कहाँ पे जाए, वह मेवाड़ जाए। किसके लिए, हंसाबाई की शादी किससे करने के लिए, चुंडा से करने के लिए। चुंडा के लिए रिश्ता कौन भेजता है, रावचुंडा, जो कि मारवाड़ के शासक है। वह मेवाड़ के राजकुमार, जो कि अगला उत्तराधिकारी किसका है, राणा लाखा का अगला उत्तराधिकारी है, उनके लिए रिश्ता भेजता है। अब राणा लाखा दरबार में बैठे हुए हैं, राणा लाखा दरबार में होता है, तो वहां से मारवाड़ के जो प्रतिनिधि आते हैं, जो कि कौन भेजता है, रावचुंडा प्रतिनिधि भेजता है। वे आकर बोलते हैं कि हम आपके लिए नारियल लेकर आए। नारियल लेकर आने का मतलब है कि शादी का निमंत्रण लेकर आए हैं, कि शादी के लिए, कि हमारी राजकुमारी का विवाह हम कहाँ पे करना चाहते हैं, मेवाड़ में करना चाहते हैं। राणा लाखा ये समझ लेता है कि ये जो नारियल है ये मेरे लिए आया है, कि शादी हंसाबाई की जो शादी का ऑफर है वह किसके लिए आया है, वह राणा लाखा के लिए आया है। तो राणा लाखा ऐसे ही बोल देता है, भरे दरबार में ये बोल देता है कि क्या बात है, कि मतलब बुढ़ापे में भी रिश्ते आ रहे हैं। यह सुनकर फिर बाद में बोलते हैं, जो मारवाड़ के प्रतिनिधि थे, बोलते हैं कि नहीं नहीं, यह रिश्ता आपके लिए नहीं, आपके राजकुमार चुंडा के लिए है। तो यह बात सुनकर पूरे दरबार के लोग हंसने लग जाते हैं, हंसने बातें बनाने लग जाते हैं कि देखो राणा जी को, मतलब कि इस उम्र में भी शादी के सपने देख रहे हैं। राणा लाखा को अपनी गलती का एहसास होता है, चलो कोई नहीं, मेरा राजकुमार के लिए वह रिश्ता आया है, तो कोई नहीं। लेकिन जब चुंडा देखता है कि नहीं, उनके पिता का मजाक बन रहा है, लोग हंस रहे हैं, तो चुंडा जी वहां पे खड़े होते हैं और वे बोलते हैं कि चाहे भूलवा से सही, लेकिन मेरे पिता ने हंसाबाई से शादी की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए हंसाबाई मेरे लिए क्या, माँ समान हुई है, और इसलिए मैं हंसाबाई से विवाह नहीं कर सकता। और हंसाबाई का विवाह किससे होगा, वह हंसाबाई का विवाह होगा लाखा जी के साथ में होगा। तो वह मारवाड़ के प्रतिनिधि, मारवाड़ के जो ब्राह्मण आए हुए थे रिश्ता लेकर, वह बोलते हैं कि सिर्फ एक कंडीशन में विवाह हो सकता है, कि रावचुंडा जी चाहते हैं कि अगर हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का अगला शासक बने, तो ही हम शादी कहाँ पे करेंगे, राणा लाखा जी से करेंगे। राणा लाखा जी से बोलता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेरा उत्तराधिकार है, कौन है, वह चुंडा है। लेकिन प्रचंडा जी बोलते हैं कि अगर आपकी यही शर्त है, राजकुमारी या राजकुमारी के पिताजी की और मारवाड़ की अगर यही शर्त है कि हंसाबाई जी का पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, तो उनका पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, और मैं मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी खुद को नहीं मानूंगा, या फिर मैं कभी भी मेवाड़ के राज सिंहासन पर अधिकार नहीं करूंगा। इतिहास में ऐसी प्रतिज्ञा जो कौन कर रहा है, चुंडा कर रहा है। उससे पहले किसने की थी, महाभारत काल में गंगापुत्र भीष्म ने, जिसको राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के लिए यह प्रतिज्ञा की थी, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो राजकुमार देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इतिहास में ऐसी प्रतिज्ञा से पहले किसने की थी, वह गंगापुत्र देवव्रत, जो कि भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसलिए चुंडा ने भी सेम एज इट इज वही प्रतिज्ञा की थी, इसलिए चुंडा को क्या उपनाम मिला था, इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। कि ऐसी प्रतिज्ञा महाभारत काल में जो राजकुमार देवव्रत ने की थी, वो सेम प्रतिज्ञा किसने की थी, वह सेम प्रतिज्ञा राणा लाखा के पुत्र चुंडा ने की थी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और इसी के साथ में प्रतिज्ञा के साथ में
हंसाबाई का विवाह किसके साथ में करवा दिया जाता है? राणा लाखा के साथ में हंसाबाई का विवाह करवा दिया जाता है। अब चूंकि राणा लाखा जो कि अपने पुत्र से बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए त्याग किया है, कि अपने राज सिंहासन को ठुकरा दिया है, इसलिए मैं भले ही तुम्हें राज सिंहासन तो नहीं दे सकता, इसलिए कुछ विशेषाधिकार दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राजा बनता था और बाकी उसके भाइयों को क्या आसपास की जागीर दे दी थी और वो सामंत बनते थे। तो उस समय मेवाड़ में 3 कैटेगरी थी। जैसे अपन देखते हैं जॉब में कैटेगरी होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। वैसे ही सामंतों की मेवाड़ में 3 श्रेणी थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। वैसे ही जो चुंडा है उसको मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाने दिए गए, प्रथम श्रेणी ठिकाने। और उनमें भी जो सबसे बड़ा ठिकाना था कि जो चुंडा था उसको क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए थे कि उसको मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाने दिए गए, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना दिया गया। और वह कौन सा ठिकाना था? तो ध्यान रखना है कि उसका नाम था सिलंबुर। तो अभी हाल ही में क्या घोषित किया गया है? जिला घोषित किया गया कि मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाना सिलंबुर का क्या बनाया गया था? सामंत बनाया गया था। और इन्हें क्या बनाया गया था? मेवाड़ का सेनापति। मेवाड़ सेना का इनको क्या बनाया गया था? सेनापति बनाया गया था। और यह क्या करेंगे? जो चुंडा है इनके वंशज, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चुंडा जी के वंशज है वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं इतिहास में? वह चुंडावत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और चुंडावतों को अधिकार दिया गया था कि वह क्या करेंगे? वह मेवाड़ राजा का राज तिलक या राज्याभिषेक। तो मेवाड़ राजा का राज तिलक कौन करते थे? तो वह कौन करते थे? सिलंबुर के सामंत, जो कि कौन कहलाते थे? चुंडावत, जो कि किसके वंशज थे? चुंडा जी के वंशज थे। और इसके अलावा मेवाड़ के राजपत्रों पर जो हस्ताक्षर है, अब राजपत्रों पर हस्ताक्षर कौन करेगा? राजा। लेकिन राजा के बाद में कोई हस्ताक्षर करेगा, राजा के साथ में कोई हस्ताक्षर करेगा, तो वह कौन करेंगे? सिलंबुर के सामंत, जो कि कौन है? चुंडा जी के वंशज। तो मेवाड़ के राजपत्रों पर भी ये हस्ताक्षर करेंगे, राजपत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। यह इनको विशेषाधिकार चुंडा जी को दिए गए थे। यह समस्त विशेषाधिकार चुंडा जी व इनके आने वाले वंशजों को दिए गए थे। क्यों? अपनी प्रतिज्ञा के कारण। और इन्हें इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म इनको कहा जाता है। किस प्रतिज्ञा के कारण? अपना राज्य त्याग करने के कारण, जो कि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी किससे? ताकि हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो जाए? राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हो जाए। इस प्रतिज्ञा के कारण इन्हें जो विशेष अधिकार दिए गए थे कि प्रथम श्रेणी ठिकाना कौन सा दिया गया इनको? सिलंबुर। मेवाड़ सेना का क्या बनाया गया था इनको? सेनापति। मेवाड़ राजा का क्या करेंगे? राज तिलक करेंगे। और मेवाड़ के जो जितने भी राजपत्र उन पर क्या करेंगे? यह हस्ताक्षर करेंगे। तो यह कुछ इनको क्या है? विशेषाधिकार दिए गए थे। उसके बाद में जब होता है कि हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में होता है, तो हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह कौन होता है? उसका नाम है मोकल, जो कि बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं। तो हमारे अगले जो राजा हैं उनका नाम है राणा मोकल, जिसके बारे में हम पढ़ देंगे कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।